नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिहार 7th फेज की बहाली रोज़ दिन नए नए मोड़ ले रही है। आगे पता नहीं कोई मोड़ लेगा, क्या क्या मोड़ लेगा, और कहीं जा कर के रास्ता बंद तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर रखना है हम लोगों को कि हमें अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी, ताकि आगे जो भी हो देख लिया जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं SCRT का जो सिलेबस है क्लास 6 से लेकर के और 10th तक, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा एक प्रॉपर नोट्स के तरह रहेगा, पूरा थ्योरी रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें क्या क्या है। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक, तो शुरू करने जा रहे हैं। आज हिस्ट्री शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री का चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में क्या है कि किस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अध्याय 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। इतिहास है क्या? इतिहास सिंपल सा अतीत से लेकर के वर्तमान तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनका क्रमानुसार अध्ययन और विश्लेषण ही क्या है, इतिहास है। ठीक, तो इतिहास का जो ये विषय है ये अपने आप में अतीत से लेकर के वर्तमान तक पढ़ना है। ठीक, तो ये बहुत बड़ा समय काल है। ठीक, तो अध्ययन में आसानी हो, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 3 कालखंडों में बांट देते हैं। ठीक, तो ये कालखंड कौन कौन से हैं? इन कालखंडों में सबसे पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। मध्यकाल आरंभ से लेकर के 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का इतिहास। मध्यकाल तो 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का इतिहास। और आधुनिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 18वीं शताब्दी के बाद का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, सिंपल सा देख लेते हैं मोटा मोटी तौर पे कि हम इन 3 कालखंडों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में मानव क्या होंगे कि एक अस्थायी रूप से रहने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करना सीखेंगे, जैसे आग का प्रयोग, कृषि करना सीखेंगे, पशुपालन करना सीखेंगे, आपसी संबंध सीखेंगे, पहिए का उपयोग सीखेंगे, औजार बनाना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक, पत्थर के ही औजार शुरू में बनाएंगे, फिर पत्थर से किस पे आएंगे, धातु पे आएंगे। ठीक, तो क्या होगा कि उनमें एक क्रमिक विकास होगा, धीरे धीरे करके विकास होगा। और विकास इस कदर हो जाएगा, इस हद तक हो जाएगा कि वो एक सभ्यता, एक संस्कृति बसाने के अनुकूल हो जाएंगे। ठीक, तो जब इस चीज़ के लिए अनुकूल हो जाएंगे तब यहाँ से शुरुआत होगी हमारी किस चीज़ की, सभ्यता की। ठीक, और सभ्यता की शुरुआत होगी तो हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में कि सबसे प्राचीन सभ्यता देखते हैं उभर के आती है, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कई प्रकार की विशेषताओं को देखेंगे। फिर समय आगे बढ़ेगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण बतलाए जाते हैं। उनमें से एक कारण होता है कि आर्यों का शायद से आक्रमण हुआ था, जिसमें कि जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण बना होगा। ठीक, तो देखेंगे यहाँ से होगा आर्यों का भारत में आगमन होगा और वहीं से एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसको हम लोग कहेंगे वैदिक युग। वैदिक युग या वैदिक काल कहेंगे। ठीक, और वैदिक काल को भी फिर आगे जो है 2 कालखंडों में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। पहला हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक, क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या होगा कि छोटे छोटे कबीले रहेंगे और लोग उसी कबीले का एक सरदार रहेगा और कबीले तक ही क्या रहेगा, लोगों का जीवन सीमित रहेगा। अलग अलग कबीले रहेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही कबीला हो। फिर क्या होगा कि ऋग्वैदिक काल से बढ़ते हुए हम लोग आएंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे
कि ये जो छोटे छोटे कबीले थे इनको जन भी कहा जाता था। तो ये जन आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे, जनपद का निर्माण करेंगे। ठीक, जनपद का निर्माण करेंगे और फिर जो अब राजा होंगे, जो कबीले के जो सरदार होते थे, वो अब क्या कहलाएंगे, उस जनपद का राजा कहलाएंगे। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे राज्यों का विकास होगा और फिर जो है जनपद ही आपस में मिल करके क्या बनेंगे, महाजनपद बनेंगे। जो कि बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की बात करी गई है। तो उस जनपद के बारे में पढ़ेंगे और जनपद में फिर क्या होगा कि अलग अलग वंशों का शासन चलेगा और ये शासन चलता रहेगा और फिर समय क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, समय आगे बढ़ेगा और एक समय आएगा कि भारत पर आक्रमण होगा अरबों का और तुर्कों का। ठीक, अरबों का और तुर्कों का आक्रमण होगा और फिर ये अपने साथ क्या करेंगे, एक नई तरह की शासन प्रणाली, एक नई तरह की व्यवस्था भारत में लाएंगे और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी हमारी किसकी, मध्यकाल की। ठीक है, तो मध्यकाल की शुरुआत होगी और फिर ये अपनी व्यवस्थाएं, अपने शासन प्रणाली चलाते रहेंगे और फिर क्या होगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक फिर ये इन जो अरब और तुर्क जो आए हैं, फिर इनका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतन होना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होंगे, प्रभाव में आएंगे कौन, यूरोपीय देश आएंगे और इसी के साथ शुरुआत हो जाएगी किसकी, आधुनिक काल की। ठीक, और उसके बाद का हम लोग इतिहास आधुनिक काल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इन 3 कालखंडों में हम लोग मोटा मोटी क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, अब जो ये इतिहास के बारे में इतनी जानकारी मिलती है, इनके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। कुछ स्रोत तो जो प्राचीन काल के अवशेष के रूप में मिलते हैं, जैसे बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, कुछ अवशेष जो इमारत के अवशेष होते हैं वो हो गए, वो सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं। ठीक है, प्राचीन काल में भी 2 काल होते हैं। जो एक समय होता है जब से हमें लिखित स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं और एक समय काल होता है जब हमें लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा कालखंड, वैसा प्राचीन काल जिसमें हमें कोई, यानी कि शुरुआती प्राचीन काल, जो शुरुआती प्राचीन काल है उसके कोई लिखित स्रोत हम लोगों को नहीं मिलते हैं, तो उस कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो है प्राचीन काल में ही हमें लिखित स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो वो आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल सारा है, तो प्राचीन काल में कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमें लिखित स्रोत हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो लिखित स्रोत में क्या क्या मिलते हैं, सबसे पहला तो पुस्तक। ठीक, ये पुस्तकें कैसी होती थी, ठीक, तो हस्तलिखित होती थी। ये पुस्तकें कैसी होती थी, हस्तलिखित होती थी, यानी कि हाथ से लिखी गई होती थी। तो हाथ से लिखी गई थी, इसलिए इन पुस्तकों को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि क्या होता है, हाथ से लिखी गई पुस्तकें। इन पांडुलिपियों की एक विशेषता होती थी कि ये या तो तारपत्र पर या फिर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तारपत्र या भोजपत्र क्या होता है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जिसे एक पेज के तरह बनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गई पांडुलिपियाँ। इन पांडुलिपियों को अभी हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो 2 जगह की चर्चा इसमें की गई है। पहला है खुदाबख्श लाइब्रेरी और दूसरा है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, तो 2 लाइब्रेरी की बात की गई है, पुस्तकालय की बात की गई है जहां हमें पांडुलिपियां देखने को मिल सकती हैं। पहला है खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कहाँ है, पटना में है, और दूसरा क्या है, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ये कहाँ है, तो ये है भरतपुरा पालीगंज में है। ठीक, तो दोनों के बारे में जानकारी आप लोगों को शायद से मिल गई होंगी कि गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है, तो भरतपुरा पालीगंज में है। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो पटना में है। ठीक, आगे ये जो पुस्तकें मिली हैं ये क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो महाकाव्य, कविता और नाटक मिलते हैं। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, तो कई जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और जो कुछ और जो मिलते हैं वो प्राकृत, तमिल और कन्नड़ भाषा में मिलती हैं। ठीक, मेनली किस भाषा में मिलती है, संस्कृत में। इसके अलावे
किसमें? प्राकृत में, तमिल में और कन्नड़ भाषा में हम लोगों को ये पुस्तकें मिलती हैं। दूसरा स्रोत क्या है? लिखित स्रोत में ही दूसरा स्रोत क्या है? अभिलेख है। ठीक, अभिलेख क्या होता है? तो पत्थर या धातु की एक सतह होती है जिसपे नुकीले औजार से खोद कर कुछ लिखा गया होता है। ठीक है, तो अभिलेख क्या होता है? पत्थर या धातु का एक सतह होता है जिसपे खोद कर कुछ लिखा गया होता है। ठीक, इसकी कल्पना हम लोग आजकल ये देख के कर सकते हैं कि रोड बनता है तो उसके बगल में सीमेंट, बालू और वो ईंट की जो है एक ढांचा बना करके और उस पर लिख दिया जाता है कि मतलब इस रोड को किस योजना के तहत बनाया गया है, किसके द्वारा बनवाया गया है, वो सारी चीज़ें लिखी मिलती हैं ना। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? उस समय पत्थर या फिर धातु की सतह होती थी और उस पर नुकीले औजार से खोद कर लिखा जाता था। इन अभिलेखों में हम लोगों को देखने के लिए क्या क्या मिलता है? तो राजाओं या फिर अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश मिलते हैं या फिर उनकी उपलब्धियाँ मिलती हैं। तो लिखित स्रोत में दो पुस्तकें यानी कि पांडुलिपियाँ और अभिलेख आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य स्रोत भी देख लेते हैं। तो अन्य स्रोत में क्या होंगे? ईंट की बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र, सिक्के आदि, ये सारी चीज़ें क्या है? अन्य स्रोत के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक तरह से पुरातात्विक वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के किस में आती हैं? पुरातात्विक वस्तुएं। ठीक, तो इन वस्तुओं का खुदाई में ये सारी वस्तुएं मिलती हैं और फिर इन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो व्यक्ति इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक, पुरातत्वविद कहलाते हैं। अब जो खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं ये कितनी पुरानी है, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है उनका समय निर्धारण कि वो कितनी पुरानी हैं। तो इसके लिए जो सामान्य रूप से जो तरीका अपनाया जाता है वो तरीका है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि या इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन 14 पद्धति। इस चीज़ को याद रखना है कि रेडियो कार्बन विधि या फिर कार्बन 14 पद्धति समय निर्धारण के लिए यानी कि पुरातात्विक वस्तुओं के समय निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई एक प्रचलित पद्धति है। ठीक है, अब खुदाई के बारे में ही कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। पटना में एक जगह है कुम्हरहार। ठीक, कुम्हरहार नामक जगह कहाँ है? पटना में है। तो उसकी खुदाई जो है करवाई गई थी, डॉक्टर स्पूनर के द्वारा करवाई गई थी। इस खुदाई में क्या क्या मिला है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले हैं और सोने के बैल के टुकड़े मिले हैं। सोने के बैलों के टुकड़े मिले हैं। दो चीज़ें मिली हैं, पहला क्या मिला है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ और दूसरा सोने के बैल के टुकड़े। ठीक है, आगे है कि खुदाई में सिक्के मिलते हैं। तो सिक्के पे क्या क्या अंकित रहता है, क्या क्या छपा रहता है। ठीक, तो जो पहले जो शासक थे उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उन पे या तो राजकीय चिन्ह होते थे, धार्मिक चिन्ह होते थे या फिर कोई लिपि में कुछ लिखा हुआ, अंकित किया हुआ रहता था। ठीक, तो सिक्कों का अध्ययन भी, अब चूँकि ये सिक्कों का अध्ययन भी करना है तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इतनी सारी चीज़ें थी। ठीक, इन चीज़ों में आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहले तो यही था कि तीनों कालखंड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सो है। उसके बाद पुस्तक के बारे में, पांडुलिपि के बारे में, पांडुलिपि किस पे लिखी जाती है? तो तारपत्र या फिर भोजपत्र पे लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद दो लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद अभिलेख क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा और फिर जाकर के हम लोग अन्य स्रोतों के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है इन स्रोतों का अध्ययन करने वाला उसको पुरातत्वविद कहते हैं, उसके बारे में। फिर कार्बन 14 पद्धति के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर एक जगह के बारे में देखा कुम्हरहार नामक, जो कि पटना में है। वहाँ डॉक्टर स्पूनर ने खुदाई करवाई थी जहाँ हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले हैं और बैलों, सोने के बैलों के टुकड़े मिले हैं। ठीक, और उसके बाद सिक्कों पे क्या क्या अंकित होते थे सो है। उसके बाद सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सो है, यानी कि मुद्रा शास्त्र कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का अध्ययन है। ठीक, तो भारत के अध्ययन में चूँकि अगर कोई बड़ा क्षेत्र है तो अगर हम उसको टुकड़ों में अगर बांट के पढ़ें तो पढ़ाई क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से क्या किया गया है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, चूँकि भारत एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें स्वाभाविक है कि भौगोलिक विविधताएं
पाई जाती हैं। भारत में अलग अलग तरह की विविधताएं पाई जाती है, धार्मिक विविधता भी पाई जाती है, बोलचाल की विविधता भी पाई जाती है। इसी तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इसमें क्या होती है, विविधता पाई जाती है। ठीक, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इन विविधताओं के आधार पे अगर हम लोग भारत को बांटने की कोशिश करें, ठीक, तो 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, पहला भाग क्या कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा का उत्तर का मैदान, तीसरा दक्षिण के पठार और चौथा जो है वो है सुदूर दक्षिण के मैदान। ठीक है, एक बार हम लोग मैप में समझ लेते हैं कैसे है। ये है भारत का नक्शा। ठीक, पिक्चर थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मेरी पिक्चर थोड़ी सी गंदी होती है। ठीक, समझ लेते हैं। पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक, तो ये जो है तराई के जंगल से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय तक फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। समझ लेते हैं कि तराई क्या होता है। तो क्या होता है कि ऊपर में सबसे पहले क्या है, हिमालय है। ठीक, ये हिमालय है, हिमालय के बाद मध्य हिमालय है और मध्य हिमालय के बाद का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। ठीक है, तो तराई से लेकर के और हिमालय तक का भाग क्या कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये जो मैदान है, जो गंगा नदी के आसपास का मैदान है, ठीक, ये मैदान क्या कहलाता है, उत्तर का मैदान। ठीक, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, अपनी उपजाऊ के लिए क्या है, पहचानी जाती है, जानी जाती है। ठीक, उसके बाद है दक्षिण का पठार। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो है 2 पहाड़ियों के बारे में बताया गया है, एक विंध्य और एक सतपुरा। जो विंध्य पर्वत जो है, ठीक, ये क्या है, यहाँ पे लगभग है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, जो कि भारत को जो है, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या करती है, अलग करती है। और उसके बाद ये जो है पार्ट, ये हो गया दक्षिण का मैदान। तो अलग अलग पार्ट, अलग अलग रंग से हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया क्या, मैदान, उत्तर का मैदान। ठीक, उसके बाद ये हो गया क्या, पठारी भाग। ठीक, और उसके बाद ये जो पार्ट है ये हो गया दक्षिण का, सुदूर दक्षिण का मैदान। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पर्वतीय प्रदेश उत्तर का, उसके बाद उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और उसके बाद क्या है, सुदूर दक्षिण। इसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्या था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो तराई के जंगलों से स्टार्ट होकर के हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। दूसरा क्या है, उत्तर का मैदान, जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है और इसी के आसपास का जो इलाका है वो क्या है, उत्तर का मैदान है। उसके बाद है दक्षिण का पठार। इसके अंतर्गत जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है और इस भाग में जो है विंध्य पर्वत, जिसको कि विंध्याचल भी कहा जाता है, विंध्य पर्वत और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जो क्या करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है, यानी बांटती है। ठीक, उसके बाद है सुदूर दक्षिण का मैदान। तो इसमें क्या है, गोदावरी नदी और कावेरी की क्या है, उपजाऊ डेल्टा वाली भूमि है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो ऊपर तो ये आ सकता है कि कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं किस क्षेत्र में है, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में है। ठीक, गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो किस भाग में हैं, तो उत्तरी मैदान में हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत या सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो किस भाग में है, तो दक्षिण के पठारी भाग में है। या फिर ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि नर्मदा या ताप्ती नदी किस भाग में बहती है, तो दक्षिण के पठारी भाग में बहती है। और उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदी है ये किस भाग में बहती है, तो सुदूर दक्षिण के मैदानी भाग में बहती है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा हमारे CR से अलग
यहाँ पे हो जाएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या करती है, भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से क्या करती है, अलग करती है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे मध्य एशिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य एशिया। ठीक है, लेकिन इन पर्वतों में क्या है, दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। पर्वतों के बीच में क्या होते हैं, रास्ते। इन दर्रों में जो प्रमुख दर्रे हैं वो क्या क्या हैं, खैबर है, बोलन है, गोमल दर्रा, ये सारे दर्रे हैं। इन दर्रों से क्या होता है, भारत का संपर्क जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से बना रहता है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, कि पहले तो उसके 4 भाग, जो 4 भागों में हम लोग बांटते हैं उसके बारे में, फिर जा कर के जो उत्तरी सीमा में जो पर्वत हैं वो क्या करते हैं कि पश्चिमी उत्तरी मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से क्या करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करते हैं। इन पर्वतों के बीच दर्रे यानी कि रास्ते हैं, जिनमें क्या है, मुख्य क्या है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से क्या होता है, इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफ़गानिस्तान और ईरान से बना रहता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का संपर्क अफ़गानिस्तान और ईरान से किन दर्रों के माध्यम से बना रहता है, तो खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। ठीक है, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग यानी जिस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ही मेनली यह मेहरगढ़ का एक, मेहरगढ़ नाम का एक जगह है। ठीक, तो ये किस भाग में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक, उत्तर और पश्चिम वाले भाग में पड़ता है। तो इसकी चर्चा क्यों हुई है, तो यहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाने के लिए प्रसिद्ध है। कब उपजाया गया था, तो 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि ये हम टाइम जो हम देखते हैं, टाइम टेबल, इसमें क्या करते हैं, हम 2 चीज़ें यूज करते हैं। ठीक है, एक तो यूज करते हैं ईस्वी, ठीक, और दूसरा यूज करते हैं ईसा पूर्व। ठीक, ये कैसे निर्धारित होता है, ठीक, तो क्या होता है कि ये 0 जो हम लोगों ने लिखा है, ये 0 है वो समय जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला जो भी समय काल है उसको हम लोग ईस्वी में लिखते हैं, और उससे पहले जो है जो भी समय काल था वो किस में लिखा जाता है, ईसा पूर्व में लिखा जाता है। तो अगर कह रहा है कि 6000 ईसा पूर्व लोगों ने गेहूं और जौ की फसल उत्पादन करना, उपजाना शुरू किया था, इसका मतलब है कि 6000 साल पहले वाला और 2000 साल अभी वाला, तो 6 और 2 8000 साल पहले मेहरगढ़ में गेहूं और जौ उपजना शुरू हो चुका था। ठीक है, सबसे पहले वहीं उपजाया गया था गेहूं और जौ। ठीक, आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व, ठीक, उत्तर और पूर्व यानी कि ये जो है ये वाला पार्ट उत्तर में और फिर पूरब में। ठीक, ये वाला पार्ट जो है इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं, और इसी के नाम पर यहाँ के आदिवासी मानव समूहों की क्या होती है, पहचान होती है। आदिवासी जो समूह होते हैं उसमें भी गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा ये सारी क्या होती हैं, आदिवासी समूह पाए जाते हैं। मेनली ये किसके नाम हैं, पहाड़ियों के नाम हैं। ठीक, मेनली किसके नाम है, पहाड़ियों के नाम है, और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे इन आदिवासी मानव समूहों का नाम दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, दर्रे के बारे में पढ़ा। ठीक, और दर्रे के बाद में हम लोगों ने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा। मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले यहीं उपजाई गई थी। कब उपजाई गई थी, तो 6000 ईसा पूर्व में उपजाई गई थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पूरब यानी इस कोने में, अगर ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत, तो इस कोने में क्या है, उत्तर और पूरब में क्या है,
गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा पहाड़ियाँ हैं और इसी के नाम पर यहाँ के आदिवासी मानव समूहों की पहचान की जाती है। ठीक, आगे है विंध्याचल पर्वत। हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिणी पठारी वाले भाग में पढ़ा था कि वहाँ क्या है, विंध्य पर्वत है या विंध्याचल पर्वत है, जो क्या करता है, भारत को दो भागों में बांटता है, यानी उत्तरी भारत को जो है दक्षिणी भारत से अलग करता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। ठीक, विंध्य पर्वत क्या है, विभाजक रेखा है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजक कौन है, तो विंध्य पर्वत है। ठीक है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में, ठीक, ये यहाँ था विंध्य पर्वत। ठीक, ये गुजरात का हिस्सा है, इसके पास था क्या, विंध्य पर्वत। इसके दक्षिण में जो है 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। इसकी चर्चा क्यों हुई है, ये हम लोग देखते हैं। इसकी चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ जो मृतक को दफनाने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। क्या किया जाता था कि मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ठीक है, तो इसके लिए इसकी चर्चा हुई थी। ये कहाँ था, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ था, तो विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत के दक्षिण में हुआ था। कब हुआ था, तो 3000 साल पहले। 3000 साल पहले, ठीक है, यानी कि अभी का 2000 अगर घटा लें तो 1000 ईसा पूर्व में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, तो मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे है एक चीज़ और है कि विंध्य पर्वत का जो उत्तर का भाग है, ठीक, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर का जो भाग है उसमें दो जगह है, कोल्डिहवा और चौपानी मांडू। कोल्डिहवा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है चावल की खेती शुरू हुई थी। मेहरगढ़ को हम लोगों ने किसके रूप में देखा, गेहूं और जौ सबसे पहले वहाँ उपजाया गया था। ठीक है, कोल्डिहवा और चौपानी मांडू को हम लोग किस रूप में जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले चावल की खेती यानी कि धान को उपजाया गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा कि विभाजक है कौन, भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजक कौन है, तो विंध्य पर्वत है। ठीक है, महापाषाणी संस्कृति जो है का निर्माण कब किया गया था, तो 3000 साल पहले किया गया था। ठीक, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में, 2000 का अभी घटा लेता हूँ। कहाँ पे किया गया था, तो ब्रह्मगिरी स्थल पे किया गया था। ये कहाँ है, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में। इसकी विशेषता क्या है, तो मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। चावल की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडू में की गई थी। कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है देश का नाम जो अभी इंडिया है, भारत है, ये कैसे पड़ा है। ठीक, तो भारत के संदर्भ में तो लगभग लोग जानते होंगे कि भरत नाम के एक बालक के नाम पर क्या पड़ा, भारत नाम पड़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडिया क्यों पड़ा है या फिर हिंदुस्तान, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इंडिया शब्द जो है ये निकला है इंडस से। ठीक, जिसको संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा, इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द क्या कहलाता है, हिंद अथवा हिंदुस्तान कहलाया। भारत क्यों पड़ा वो भी हम लोगों ने देख लिया, इंडिया क्यों पड़ा वो भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हिंदुस्तान क्यों पड़ा ये भी हम लोगों ने देख लिया। किसके द्वारा जो है सिंधु नदी है उसको हिंदोस अथवा इंडोस कौन कहा था, तो ईरानियों या फिर यूनानियों ने कहा था। और इसके पूर्व की भूमि को कौन कहा था, इंडिया कहा गया था। कौन कहा था, ईरानियों या फिर यूनानियों के द्वारा कहा गया था। तो इतनी चीज़ें थी आज की क्लास में। अब देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है पहला कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। सिंपल सा आंसर है इसका, क्या हो जाएगा, कार्बन 14 पद्धति। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। सिंपल सा इसका भी आंसर कौन है? विंध्य पर्वत। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं। आगे है चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला है? कुलडीहवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, बुर्जहूम। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? कुलडीहवा हो जाएगा। ब्रह्मगिरी क्या था? महापाषाणी संस्कृति के लिए जानी गई थी। मेहरगढ़ गेहूं के फसल के लिए। ठीक, और बुर्जहूम कश्मीर में है। इसको आगे देखेंगे कि किसके लिए, दूसरे चैप्टर यानी तीसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बुर्जहूम जो है प्रसिद्ध था। ये बुर्जहूम जो है ये कहाँ है? कश्मीर में है। ये हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। ठीक है, खाली स्थान की पूर्ति वाला भी देख ही लेते हैं। ठीक, डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है, मगध क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ था? विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। जैसे कि हम लोगों ने जब बात की थी भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। डैश ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी? तो डॉक्टर स्पूनर ने। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। उसके बाद डैश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था? ब्रह्मगिरी स्थल था। ठीक है, कौन क्षेत्र है ये? तो विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र है। ठीक, वहाँ पे महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो आज से 3000 साल पहले हुआ था। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। आगे एक और है मिलान करने वाला। ठीक है, इधर है खांसी, मगध, महापाषाणी संस्कृति और चौपानी मांडो। ठीक है, ठीक, तो खांसी जो है ये क्या है? एक तरह की जनजाति है। ठीक, मगध क्या है? सबसे बड़ा क्या है? साम्राज्य है। महापाषाणी संस्कृति दक्षिण भारत में थी। और चौपानी मांडो क्या है? अनाज के प्रमाण मिले हैं। कौन अनाज के? धान के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो खांसी का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, मगध ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक, आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। हाँ, यहाँ तक ख़त्म हो गया। आई होप कि आज की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी अगर यूजफुल है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर सब्सक्राइब अगर हो जाए, 50 अगर सब्सक्राइबर भी हो जाए तो हम लोग लाइव आ सकते हैं। तो लाइव में मेरा भी हेजिटेशन कम होगा और आपका भी बेहतर, आपसे मतलब बेहतर ये बन पाएगा। तो कोशिश करें कि कम से कम 50 सब्सक्राइबर पुर जाए तो हम लोग लाइव क्लास के लिए जाएंगे और फिर और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए बी हैप्पी, खुश रहिए, मस्त रहिए।